नमस्कार दोस्तों। प्रेज़ेंट में विश्व में युद्धों की स्थिति है। चारों ओर युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं, जिस वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराया हुआ है। ख़ास तौर पर यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत में एक आर्थिक संकट आने की आशंका है, आ सकता है। इसे भारत का नेतृत्व कैसे सँभालता है और किस तरह से टैकल करता है, ये भारत के बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है कि इन सभी समस्याओं को जूझने के लिए वो कौन-सा रास्ता अपनाते हैं या कौन-सा नया रास्ता खोजते हैं। और देखा जाए तो जो ईरान और इज़राइल का युद्ध है, उसके बाद हॉर्मुज़ जो संधि जो विफल हो गई है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल रुका हुआ है या आवाजाही रुकी हुई है। क्रूड ऑयल रुकने से सोच रहे हैं कि कैसे एकदम से ये आर्थिक संकट आ रहा है। ये जो भारत है या दूसरे देश हैं, भारत देश की जो या किसी भी स्टेट के अंदर की जो अर्थव्यवस्था है, वो एक पहिए पे चलती है, एक चक्के पे चलती है। जब तक उस देश में चक्का घूमता रहेगा, पहिया घूमता रहेगा, तब तक वहाँ पर स्टेबिलिटी आती है। जिस दिन पहिया रुक गया या पहिया को चलाने वाली कोई चीज़ या वस्तु या पदार्थ के भाव बढ़ गए, रेट बढ़ गया, तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ बढ़ जाती है। क्रूड ऑयल से तेल बनता है और तेल से गाड़ियाँ चलती हैं। ट्रक हो गया, छोटी गाड़ियाँ होगी, बड़ी गाड़ियाँ होगी। जब तक ट्रक नहीं चलेंगे, तब तक माल का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर कैसे होगा या ट्रांसपोर्ट कैसे चलेंगे, सामान का आवाजाही आवागमन कैसे होगा। तो इस विषय में भारत की जनता को भी सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी भारत ने खड़ी नहीं की है, ये वैश्विक संकट है। ये एकाएक ऐसी स्थिति आन पड़ी है 2026 होने के बाद, शुरू होते होते ही, कि भारत या विश्व एक आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार काफ़ी सारे सेकंड जो रास्ते हैं, दूसरे जो विकल्प हैं, उनकी ओर जा रहे हैं। जैसे कि रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं या लेते रहने की उन्होंने इच्छा या अपने नियम बताए, कानून बताया कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, क्रूड ऑयल लेते रहेंगे, चाहे कोई भी देश कितना भी दबाव डाले, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। जैसे वर्तमान समय में नई स्थितियों को देखते हुए, नई चीज़ों को देखते हुए, भारत के नेतृत्व में जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जो मुखिया हैं हमारे देश के, वो 5 देशों की यात्रा पर आए हैं। कुछ ना कुछ तोहफ़े लेके आएंगे या कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ के आएंगे, रिश्तों को, संबंधों को जोड़ के आएंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी घर में जाता है या किसी के देश में जाता है या किसी के साथ संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है, तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों में, यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें या स्टेट की बात करें, भारत की हमेशा यही नीति रही है कि राष्ट्र पहले। भारत हमेशा अपने हितों को लेकर के सजग रहा है। चाहे आप 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो अपने हितों के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति की बात करते हैं, किसी भी गुट में ना शामिल होना, सभी देशों से व्यवहार रखना और अपने देश को आगे बढ़ाना, नीतियों को क्रियान्वयन के लिए सभी के साथ अच्छे संबंध रखना। और वहीं जो एक शांति प्रिय देश था, इनकी भारत शांति प्रिय देश आज भी है, वो एकाएक 1974 में परमाणु विस्फोट करता है, इनकी परमाणु परीक्षण करता है, शांति प्रिय परमाणु परीक्षण करता है। भारत के लिए हमेशा उसकी सुरक्षा, राष्ट्रहित सबसे पहले है, और यही बात बार बार हम कहेंगे और हमेशा रहेगी। भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की धारणा दी है, ध्येय वाक्य दिया है, तो विश्व के सर्व कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहा है और शांति की स्थापना के लिए कार्यरत रहा है। इस अशांति की घड़ी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि जो नॉर्वे में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री से पत्रकार प्रश्न पूछ रहे थे
हालाँकि इनका जितने भी नेता हैं या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब इनकी मीटिंग होती है या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सबसे पहले लिखित रूप से होती है इनकी कैसा क्या चीज़ रहेगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एआई तो नहीं है, मशीन नहीं है। अब मैं किसी देश का या किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का मुखिया हूँ, तो मुझे संपूर्ण जानकारी तो नहीं हो सकती। यदि जानकारी है भी, लेकिन वर्तमान समय में एकाएक में उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस राष्ट्र को, उस देश को, या हमारे प्रधानमंत्री जो उस राष्ट्र को या हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि एक या दो शब्द ऊपर नीचे हो गए, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उसका गलत इम्पैक्ट किसी दूसरे राष्ट्र पे पड़ सकता है, और उससे जो वर्तमान में जो नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है, रिश्तों का जो तालमेल बिठाया जा रहा है, वो प्रभावित हो सकता है। मोनार्की में राजा के वचन ही कानून होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में मुखिया हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उनके थिंक टैंक होते हैं, नीतिकार होते हैं, रणनीतिकार होते हैं। उनके सलाह और मशवरे के बाद ही हम कुछ बातें सामने रख सकते हैं, और उन बातों को रखना वो हमारे मुखिया का कार्य है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये विषय विवादास्पद, इस पे बोलना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भारत की नीति हमेशा यही रही कि राष्ट्र फर्स्ट है। कूटनीतिक तरीके से यदि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ तो नहीं बोलूँगा, जब सही समय होगा तो बोला जाएगा। जैसे कि उसके बाद भारत के राजदूतावास से विदेश सचिव ने उनको अच्छा जवाब दिया है, बेहतरीन जवाब दिया है कि आप हमारे देश में या भारत पर विश्वास क्यों करें, क्यों करना चाहिए। और रही भारत के अल्पसंख्यकों की बात, पश्चिम मीडिया हमेशा भारत को एक हेय की दृष्टि से देखता आया है और भारत की छवि को गिराने की हमेशा कोशिश करता है। 1947 से पहले की बात करें या 2000 से पहले की बात करें या अभी की बात करें, ये कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई एक डार्क स्किन वाला या गेहुआ कलर वाला देश इतना ग्रो करे। विश्व में जो भारत की आज बढ़ती हुई साख है, थोड़ी बहुत विपक्षियों की तरह मैं कह रहा हूँ कि वही विपक्षी कहते हैं कि लेफ़्ट वाले ख़ास तौर पर कहते हैं, लिबरल गैंग कहते हैं कि भाई भारत की स्थिति कुछ खास नहीं है। भारत में मानवाधिकारों की बात करते हैं कि मानवाधिकारों का माइनॉरिटी का क्या हो रहा। भारत में माइनॉरिटी की बात किसी एक तबके की ओर इशारा करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि आप आंकड़े देखेंगे, असम के देखिए, मेघालय के देखिए, त्रिपुरा के देखिए, पश्चिम बंगाल के देखिए, आप मिज़ोरम के देखिए, वहाँ पर कौन माइनॉरिटी में, या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में देखिए, वहाँ माइनॉरिटी में कौन है। जिस ओर ये इशारा करते हैं पश्चिम के जो पत्रकार हैं, वो चीज़ उन्हें नहीं दिखती है, लेकिन एक बड़े तबके की ओर इशारा करते हैं, या जो विपक्ष जो नैरेटिव चलाता है वो चीज़ें कभी कभी दिखती है। लेकिन पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर चले हैं हमेशा संकट की घड़ी में। शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। और भारत हमेशा यथार्थ की नीति पर चला, यथार्थवाद पर चला है। कभी भी काल्पनिक बातों की ओर या आदर्शवादी बनने की कोशिश नहीं की। आदर्शवादी या समाजवादी बनने की कोशिश नेहरू जी की रही, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समाजवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को साथ साथ लेकर के वो चले। और इंदिरा गांधी जी का तो दृष्टिकोण पूर्णतः यथार्थवादी था। और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या रणनीतिकार रहे हैं, उनके पीछे सभी ने भारत के हितों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा सटीक रणनीतियों का निर्माण किया है और करते रहेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें सरकार आती है, जाती है, अपनी अपनी नीतियाँ होती है, लेकिन फिर भी यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो हमेशा कुछ जगहों को छोड़ करके, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के भारत हमेशा अपने हितों को लेकर चला है और अपने हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति यथार्थ के साथ चलता है वह हमेशा जीतता है,
या स्थिर टिका रहता है। कल्पनाओं के सागर में हर व्यक्ति डह जाता है। तो इसलिए हमें यथार्थ में रहना चाहिए। आदर्श आप रख सकते हैं, लेकिन आप फिर भी व्यवहारिक चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए। ये हमारा इतिहास और हमारे नियम और असूल कहते हैं। भारत के जो महानतम विचारक हैं, मनु के बाद की बात करें, हम धर्मशास्त्र की बात करें, तो जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो कौटिल्य भी एक रियल पॉलिटिक है। और प्रेजेंट टाइम में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट या हमारी सरकार एक रियलिस्टिक होके सोच रही है। इसमें डाउनफॉल्स हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। विपक्षों का काम ही हमेशा सरकारों पर तंज कसना है, उन्हें रोकना है, क्वेश्चन करना है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सरकार पर क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे, प्रश्न आप नहीं करोगे, तब तक कभी भी एक निष्पक्ष रणनीति या नीति या नियम देश में नहीं बन सकते हैं। क्योंकि विपक्षों को भी हम ही ने भेजा है अपने प्रोटेक्शन के लिए। जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वो घातक होती है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। और भारत और विश्व को इस आर्थिक संकट से जल्द ही मुक्ति मिले, ऐसी आशा है। मगर फ़िलहाल ये कितना संकट चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बहुत अधिक समय तक चलेगा। क्योंकि यदि ऐसा ही युद्ध ईरान और इजराइल का रहा तो वर्तमान समय में हमें नए रास्ते खोजने होंगे। संचार के क्षेत्र में भी बाधा आ सकती है और पहिया जाम हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों के बचाव के लिए नए रास्ते, जैसे कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को छोड़ के इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाना चाहिए या जाना पड़ सकता है। जैसे कि 2019 के बाद 20 में जब कोरोना आया था, या उससे पहले 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो उसके बाद एकाएक यूपीआई का प्रचलन भारत में बढ़ा। और जब अभाव होता है तो अभाव के क्षेत्र में आविष्कार होता है, और आविष्कार जन्म लेता है, नई चीज़ जन्म लेती है जो सच में यूनिक होती है और सबसे सफल और सबसे अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ें कभी कभी संकट हमारे जीवन में वो चीज़ें प्रदान करता है जो हम कभी भी एक कंफर्ट जोन में तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए संकटों का आना जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक संकट नहीं आएंगे तब तक व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता है। हालांकि हमारी बातें वाइड हो चुकी है, तो आज के संवाद में बस इतना ही। थैंक यू।